जी। जय श्री राम सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को। जैसा कि आप लोगों को भली भांति ज्ञात है कि ये ग्रुप हमारा पिछले 1 सवा साल से भली भांति चल रहा है और एक लेवल तक आप लोगों की स्ट्रेंथ और इसमें एक प्रेजेंस बनी रही है। और अच्छा लगता है कि बच्चे अब एक लेवल पे आ गए हैं, एक लेवल को क्रॉस भी कर रहे हैं और हम इसमें कई सारे मापदंड इसमें चेंज किए हैं पिछले 1 साल में। और काफ़ी लोग आए गए और टीचर ने भी, मतलब कई सारे टीचर ने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं और उसमें शायद हम ज़्यादा अच्छे सफल भी होंगे और उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। तो जब सफल होंगे, फ़ायदा सबको मिलेगा, तो सबको आना भी पड़ेगा और जब सबको आना पड़ेगा तो समय निकालना पड़ेगा खुद का ही। तो इसलिए पहले तो सबसे पहले ये मन बनाएं कि वीक में एक बार आप लोग आएं और अपने लेवल पे अपने आप को उसमें जोड़ें बेसिकली। और उस चीज को, 1 मिनट जरा, 1 मिनट। दीपाली मैम, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, कोई एडिट करना हो तो एडिट कर लेना, आप एडमिट कर लेना। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने काफ़ी इस पे, बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की है और बच्चों ने काफ़ी पंक्चुअलिटी भी रखी है और काफ़ी बच्चे उस चीज़ से मतलब अवगत भी हैं और काफ़ी सहजता भी फील करते हैं और काफ़ी बच्चों ने अपने आप को डेवलप भी किया है। लेकिन उस डेवलपमेंट को हम एक लेवल तक और ले जाना चाहते हैं। हमारा पर्पस ये भी है इस ग्रुप से, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे हम आप लोगों से कि आप लोगों का confidence develop होगा, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आप लोगों को नॉलेज भी गेन होगी। जब आप किसी चीज के चाहेंगे तो आप करेंगे। तो कई चीजों से आप लोगों की सेल्फ मतलब डेवलप होगी, यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें उसमें बेनिफिट। ऐसा बात आ जाती है इसमें कि भाई आप लोगों को ये बहुत ऐसा नहीं, आपको वर्क करने की जरूरत है। ओवरऑल जो मैंने रेशियो हेलो। हम पा रहे हैं कि एक बच्चे का 1 महीने में जाके नंबर आएगा, 1 महीने से पहले नंबर नहीं आएगा। तो 1 महीने तक आप इस फ्रिक्वेंसी को मैच कर सकते हैं। आई थिंक वो सभी बच्चों के लिए मेरे ख्याल से ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको वीक में हर वीक बोलना पड़ रहा है या हर वीक आपको तैयारी करनी पड़ रही है, हर वीक आपको होमवर्क करना पड़ रहा है, नहीं है। जिससे कि आपकी अपनी खुद की पढ़ाई पे, खुद की किसी दिनचर्या पे उसका इम्पैक्ट या प्रभाव ना आए। तो आप उसको मतलब आप ये मान के चलें कि आप उसको एक महीने के हिसाब से लेके मैनेज कर सकते हैं। तो वो सफिशिएंट टाइम है एक फ्रिक्वेंसी को मैच करने के लिए। और आज के सेशन के हिसाब से जैसे हमारे साथ में 3 स्टूडेंट हैं जो सेशन को आज लीड करेंगे और मतलब अपने जो उन्होंने चीजें तैयार की हैं उस पे वो बात करेंगे। और हमको सबको समझनी है, कुछ उसमें क्वेश्चन या कुछ मार्किंग है तो सबसे लास्ट में हम उस चीज को मैनेज करें। और जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आप लोगों के माध्यम से या किसी, उसमें एक लेवल होता है। एक लेवल का मतलब ये नहीं होता कि वही सारे लेवल में आ जाते हैं। वो एक लेवल होता है नॉलेज का कि वो नॉलेज का कौन सा लेवल है, कि आपने उस नॉलेज को एक्सप्लेन किया कि उसका क्या लेवल है, कि कितना ठीक है कितना गलत है, हमें उस पर नहीं जाना है। पहले अपने आप को मैच्योर करना है कि हमने किसी स्टेटमेंट पे या किसी हमने अपने आप को बात की, तो पहले आप क्या करना है, करेक्ट और ज्यादा हमको focus नहीं करना है। हाँ, कुछ उसमें फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, राय है, तो लास्ट में आप लोग। सर आपका। और जी। आवाज। सर मैम कुछ, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। कट रही है बीच बीच में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चलो, मेरी तरफ नेटवर्क का इशू आज है, मैं मानता हूँ इस चीज को। और मैं बाकी अब जो आज के सेशन को लीड करेंगे मैं उन्हीं को अब आगे इनवाइट करूंगा। जैसे 3 बच्चे हैं आज हमारे साथ में, पिंकी भाटी, सानू राघव और छाया। तीनों बच्चों के अच्छे सेशन उन्होंने चूज किए हैं और हम उनको आज सुनेंगे।
तो सबसे पहले मैं पिंकी भाटी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने सेशन को आगे बढ़ाएं और बताएं कि जैसे उन्होंने एक महारानी हुई है बेसिकली हमारे इतिहास में, हाडी रानी, उनके बारे में वो कुछ उनकी जीवन शैली, उनकी जो पूरा जीवन उन्होंने किस तरह से उन्होंने बताया, क्या उनके जीवन की से हमें सीखने को मिलता है, तो उनके जीवन शैली और लाइफ सेंट्रल के बारे में बताएंगे जितना इन्होंने इन जानकारी जुटाई होगी। जय श्री राम। जी बेटा। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जी मामा ने आपको वैसे तो बता दिया है कि मेरा आज का जो टॉपिक है वो हाड़ी रानी के बारे में है। तो जी। जी। जो ये कहानी राजस्थान के मेवाड़ की है और हाड़ी रानी की है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाड़ी रानी कंटिन्यू। के बलिदान की है। कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए मतलब बलिदान देने के लिए एक बार भी नहीं सोचा था। जी जी कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। बोलो बेटा। हाड़ी रानी जो थी उनका जो वास्तविक नाम था वो सहल कंवर था। हाड़ी रानी इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये हाड़ा चौहान राजपूतों की बेटी थी। और इनकी जो हाड़ी रानी थी इनकी शादी मेवाड़ के सुलंबर के सावंत राजा राव सिंह के साथ हुई थी। राजा राव रतन चूड़ावत सिंह के साथ हुई थी। और शादी के कुछ ही दिनों के बाद राजा राव रतन सिंह को एक युद्ध का संदेश आया था। तो उन्हें युद्ध में जाने के लिए संदेश आया था, लेकिन जो राव रतन सिंह थे उनका मन नहीं था युद्ध में जाने का। ऐसे अचानक जो संदेश आया था क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने हाड़ी रानी ने समझाया कि आपके जो मतलब पुरानी परंपरा चलती आ रही है, जो आपके दादा वगैरह थे वो हमेशा उन्होंने कभी ऐसे मना नहीं किया युद्ध करने के लिए। तो मेरा मानना है कि आप युद्ध के लिए जाएं। तो फिर वो ना चाहते हुए भी उन्हें वो क्षत्रिय धर्म से थे, वो ऐसे पीछे नहीं हट सकते थे, तो वो गए। फिर उन्होंने जाते हुए उन्होंने अपने एक सैनिक को रानी के पास भेजा और बोला कि जाओ आप रानी से उनकी एक निशानी लेकर आओ, ताकि मुझे अगर युद्ध में उनकी याद आए तो मैं उन्हें मतलब उसे देख के वो। फिर वो जाते हैं उनके सैनिक, फिर वो रानी से बोलते हैं ऐसे ऐसे मतलब राजा ने मेरे को भेजा, आप अपनी एक निशानी दे दो। तो फिर वो महसूस करती हैं हाड़ी रानी कि मेरे जो पति हैं वो प्रेम के मोह में हैं, जिस कारण वो अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा पाएंगे। तो वो फिर मतलब उनको एक पत्र लिखती हैं और निशानी के रूप में वो उनका जो शीश है अपना शीश काट के दे देती हैं। फिर उनके जो सैनिक जाते हैं वो खुद मतलब उनकी आंखों में आंसू होते हैं ये सब देख के। फिर वो उनकी निशानी लेकर जाते हैं राजा के पास। फिर राजा देखकर ये एकदम मतलब अचंभित हो जाते हैं, वो विश्वास नहीं कर पाते। फिर वो समझ जाते हैं कि रानी जाते जाते मुझे एक सीख दे गई हैं। फिर जो राजा थे राव रतन सिंह, उन्होंने अपनी पत्नी के शीश जो था बालों से अपने उसे गले में बांधा और तब युद्ध किया। और उन्होंने वो पत्र पढ़ा था तो उसमें वही लिखा था कि मुझे पूरा विश्वास है आप इस युद्ध में जरूर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा ही होता है, वो विजय प्राप्त करते हैं राजा राव रतन सिंह। और पर अंत में वो भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और अच्छा ये ठीक है, ठीक है। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बिल्कुल अच्छा ठीक था। है बेटा। मैंने अपने कम से कम शब्दों में उनके एक जीवन में की कोशिश की, अच्छा लगा। और इनसे हमें वचनबद्धता, एक कमिटमेंट, एक सनातन के प्रति, धर्म के प्रति अडिगता हमें रहना सिखाती है। और इनकी और जीवन को हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे डिटेल में तो और हमें अच्छी अनुभूति होगी। लेकिन आपने फिर भी जितनी जानकारी बताई ये भी हमारे लिए काफी पर्याप्त है। और
इसके बारे में जानने के लिए और बच्चे अपने अपने लेवल पे भी जानकारी जुटा सकते हैं, जिससे कि और अगले सेशन में हो सकता है हम इसको रिपीट करेंगे थोड़ा सा और। ठीक है, ठीक है बेटा। अगले जो स्टूडेंट हैं वो हैं सानू राघव, और वो महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताएंगे। और बेटा कौन सी क्लास में हो, 7th में हो ना आप या 6 में हो? हाँ मामा जी। 7th में, 7th क्लास में पढ़ती हैं ये। जय श्री राम बेटा। जय श्री राम बेटा। नेटवर्क का थोड़ा इशू लग रहा है मुझे। हाँ थोड़ा बेटा रेंज में आ जाओ या तो बाहर में। एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। एक मिनट। एक बार देखते हैं अभी दोबारा ज्वाइन होने के लिए। तब तक नेक्स्ट स्टूडेंट ले लें यदि आप लोग चाहें तो। सी इज ऑल्सो रेडी। हाँ ठीक है, ऐसा कीजिए। एक मिनट सर आए। आ गए वो, 1 मिनट है, आ गए आ गए। हाँ हम्म। जी बेटा जय श्री राम। सानू बेटा श्री राम। जय श्री राम। बेटा रेंज में रहो थोड़ा सा ना, बाहर बैठो, बाहर वाले उसमें ना थोड़ा सा मैनेज करो 5-7 मिनट के लिए। हम्म। जी बेटा। नेटवर्क वीक है उधर की साइड में। नहीं, ऐसा है तो वीडियो ऑफ करके बोलिए, वीडियो ऑफ तो भी करना जरा। चलेगा, मतलब वो थोड़ा बोल सकते हैं। वीडियो ऑफ करके यदि पॉसिबल हो तो आप वीडियो ऑफ करके बात कर सकते हैं। मामा जी जय श्री राम। जय श्री राम। बेटा वीडियो ऑफ करके ही बात करो, वीडियो ऑफ करके थोड़ा रेंज का आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, जी। जी तो बेटा। मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताने वाली हूँ। जी। ओके। रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका नाम मनोकर्णिका था। उन्हें सब मनु बुलाते थे। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म स्थान वाराणसी था। पढ़ना तथा लिखना बहुत पसंद था। वह जब 4 वर्ष की थी उनकी माता की मृत्यु हो गई। मन की सारी जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई। बचपन से ही रानी बनने की शिक्षा दी उनके पिता ने। उन्हें युद्ध करने की विद्या दी, जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी, गोलीबाजी आदि। बचपन में ही मनु कला युद्ध में प्राप्त की। 1842 में जब वो 14 वर्ष की थी, उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया। भारतीय परंपरा के अनुसार मनु का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। 1500
1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, पर वह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। 4 महीने बाद पुत्र की मृत्यु हो गई। इस बात से राजा को बहुत दुख हुआ। इस कारण राजा बीमार हो गया। हालात के ज्यादा बिगड़ने के कारण रानी लक्ष्मीबाई ने सोचा कि एक पुत्र गोद ले लिए जाए, जिससे राजा को खुशी प्राप्त हो। 1853 उन्होंने पुत्र गोद ले लिया, जिसका नाम दामोदर था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने पुत्र को गोद लिया। फिर कुछ दिनों के पश्चात राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। फिर झांसी की सारी जिम्मेदारी रानी लक्ष्मीबाई पर आ गई। झांसी पर जो भी युद्ध हुआ, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर सामना किया। झांसी के लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई का नाम झांसी की रानी रख दिया। तभी से उन्हें झांसी की रानी के नाम से हम जानते हैं। झांसी की रानी प्रतिज्ञा ली कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। देश की आजादी 1947 में मिली, लेकिन 1857 की क्रांति में देश को अंग्रेजों शासक से मुक्त करने का निवारण गया था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ा योगदान था, जो देश के खातिर अंग्रेजों से शहीद हो गई। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगनी थी। उन्होंने सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गई। बताया जाता है कि सिर पर तलवार के वार से शहीद हुई थी। 17 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में वीर गति को प्राप्त हो गई। जी, बस जय श्री राम। बहुत अच्छा है बहुत बेटा। अच्छा बोला आपने। हाँ, और देखो उनकी लाइफ से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। उनका जो वीरता का अंदाज था, जो उनकी अडिगता थी, और जो उन्होंने मतलब अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों से लोहा लेने का मतलब उन्होंने अपनी लड़ाई खुद से खड़ा होना स्टार्ट किया। उनके साथ स्टार्टिंग में बहुत कम लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन वो डटी रहीं। फिर जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, फिर उनके साथ उनको सपोर्ट मिलती गई। जैसा इन्होंने बताया कि 1857 में 1900 मतलब देश तो हमारा 1947 में आजाद हुआ, लेकिन जो पहली स्वतंत्रता की जो क्रांति जो स्टार्ट हुई थी वो 1857 में हुई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ा योगदान था। और 1858 में वो उसमें शहीद भी हो गई थी 1 साल के अंदर। हाँ, ग्वालियर उनका अंतिम लास्ट प्लेस था जहाँ पे वो अंग्रेजों के साथ में लड़ी और वहां पे बलिदान को प्राप्त हुई। बाकी और जानकारी इस पे जो और जुटाएंगे अगले सेशन में, इसको और हम एलोबरेट कर सकते हैं किसी और स्टूडेंट के माध्यम से। जी, अगले जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हैं छाया भाटी। छाया बेटा, और आप खाटू श्याम जी के जीवन शैली और उनके बारे में बताएंगे थोड़ा सा, जिससे कि और हाँ, भी बिल्कुल। बच्चों को इसमें पता लग सके, हम सीख सकें। जय श्री राम बेटा। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है खाटू श्याम जी के ऊपर, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जी बेटा। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब
भीम का सामना हिडम्बा के भीम से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे घटोत्कच कहा जाता है। घटोत्कच से बार्बरिक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता है। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरिक ने युद्ध देखने का निर्माण लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा वो युद्ध में किसकी तरफ हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वो उसकी ओर से लड़ेंगे। जी बेटा। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरिक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनसे सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसको जाता है। जब बर्बरिक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है, भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए। उन्होंने कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू श्याम का मंदिर खाटू श्याम का मंदिर बहुत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। ऐतिहासिक पंडित जवाहरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना इस मंदिर को नष्ट कर दिया या मंदिर की रक्षा के लिए उस समय उनके राजपूतों ने अपना प्राणों त्याग किया था। इतना ही है। जय ठीक श्री है राम। बेटा। जय श्री राम बेटा, बहुत अच्छा। और आपने चलो अच्छी तैयारी की और थोड़ा सा अच्छी जानकारी जुटाई, कम शब्दों में फिर भी काफी अच्छा आपने उस चीज को रखने की कोशिश की। बहुत अच्छा बोला तीनों ही बच्चों ने। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था एक बच्चे के साइड में, शानू राघव के साथ में, लेकिन ओवरऑल फिर भी बच्चों ने काफी जानकारी जुटाई और कम टाइम में फिर भी देखो किसी की जीवन शैली को, किसी के जीवन वृत्तांत को 10 मिनट में 5 मिनट में बोलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये होता है कि एक समराइज करना होता है। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, किसी को किसी के जीवन शैली को और अच्छे से एलोबरेट करना हो तो आप उस पर भी दोबारा से प्रकाश डाल सकते हैं और उसको हम रिपीट भी कर सकते हैं। किसी के उसको ना किसी के और जीवन उसको हम रिपीट कर सकते हैं और उसको हम दोबारा से ले सकते हैं। तो एक दो चीजें मैं इसमें और ऐड करनी चाहूंगा कि जो भी हमारे जितने अभी इसमें स्टूडेंट हैं जो भी सुन रहे हैं मुझे 10-12 हैं, तो एक तो आप अपने अपने जैसे टॉपिक्स, जैसे किसी ने किस टॉपिक पे बोलना है, किसी का हो सकता है नेक्स्ट वीक नंबर आ जाएगा, किसी का हो सकता है उससे अगले वीक नंबर आएगा, या किसी का और उससे अगले वीक नंबर आएगा। तो इसमें एक मैं ऐसा कर देता हूँ अभी हैंड टू हैंड कि कुछ जैसे मेरे पास में कुछ तो मैंने बच्चों से व्यक्तिगत तौर पे अलग अलग बात भी कर ली थी, लेकिन फिर भी अलग से मैं ये भी चाह रहा था कि आप लोग और मेरे को किसी ने कुछ टॉपिक लिखवाना हो या अगले उसके लिए या उससे अगले उसके लिए, तो मुझे नोट डाउन करा सकते हैं या मुझे अलग से व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास में अभी आकांक्षा तोमर की कंफर्मेशन आ गई है अगले वीक के लिए, एक हम खुशी राघव को लेंगे अगले वीक के लिए, और एक स्टूडेंट का और कंफर्मेशन आना है लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है, 50-50 है।
तो हम चाहते हैं कि एक सेशन में कम से कम हम 3 स्टूडेंट कवर करें। 3 स्टूडेंट तक यदि कवर करेंगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। बरोबर है और सर। उसके अलावा जैसे और भी बच्चों को अपनी तैयारी करनी है, जैसे कि ओजस को कोई सब्जेक्ट लेके आना है तो मुझे अगले से अगले वीक में जाके कवर करेंगे। या इसके अलावा काव्या काव्या ठाकुर, बेटा आपको कुछ तैयार करना है तो आप भी अपना वीडियो ऑन करिए। काव्या, कोई बात नहीं। और जैसे अंजलि बेटा, आप भी कुछ तैयार करना हो तो आप भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसका आपका नंबर अगले से अगले वीक आएगा, मतलब लगभग आज से 15 दिन बाद, ठीक है। तो आप तैयार कर सकते हैं, मुझे अलग से लिखवा सकते हैं, और सफिशिएंट टाइम सबको मिल जाएगा तैयारी करने का। यदि आप कुछ नोट डाउन करना चाहेंगे तो 1 वीक में 2 वीक में आप लोगों के पास इतना समय है, अपना टॉपिक खुद से भी सोच सकते हैं और उसी टॉपिक पे आप तैयार कर सकते हैं, मुझे केवल आपको बताना है, ठीक है। हाँ ओजस बेटा बोलो। आचार्य जी को जय श्री राम। जय श्री राम। आचार्य जी आप मेरा जो कि टॉपिक लिख लीजिए, मेरे को बस इंतजार था कि कब मेरा टॉपिक की बारी आए। लो लिख लेता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी का ना, 1 मिनट रुकिए जरा, मैं लिखता हूँ उसको। अगले उसमें ना ऐसा करते हैं, एक तो मेरे पास आ रखा है आकांक्षा तोमर का, महर्षि भारद्वाज के बारे में, भारद्वाज जी, और ओजस तोमर, गुरु गोविंद सिंह जी। उसके अलावा एक और था ना, और किसका था, खुशी राघव का। हाँ तो अगले उसके लिए हम तैयार कर लेते हैं। खुशी राघव का जो टॉपिक रहेगा वो जनरल रहेगा, और ठीक है। बाकी उससे अगले वीक का जो रहेगा हम उससे अगले वीक में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, जिसमें हो सकता है अंजलि की तरफ से हो, या काव्या की तरफ से हो, या किसी और स्टूडेंट की तरफ से हो, या उसमें अभी और भी हैं मेरी नॉलेज में, तो देख लेंगे। लेकिन अगले वीक के लिए हम ये कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। और दीपाली मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर सेशन को थोड़ा क्लोज करें, या फिर और इस पे कुछ और आप इनपुट देना चाहें बच्चों को, दीपाली मैम। जी सर। जी मैम। अभी जैसे पिंकी, सानू और छाया, हमारी जो 3 बच्चियां थी, बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने एक्सप्लेन किया। हम्म। और मेहनत तो लगती है सर इसमें, क्योंकि हम्म। मुझे लगता है बच्चे भले ही 5-10 मिनट में बोलते हैं, बट ना मुझे लगता है कि 2-3 पेज उन्होंने खुद ने भी लिखे होंगे, या फिर कुछ देखा होगा, या फिर कुछ सोचा होगा। क्योंकि हम्म। 5 मिनट में बोलना, इट वाज लाइक ज्यादा मेहनत है उसमें। और मैं आप हम्म। सबको बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम्म। हमने और सर ने एक चीज सोची थी कि चलो बच्चे खुद स्पीच दे, और हम्म। आप उसको मतलब एकदम मुकम्मल कर रहे हैं कि नहीं, अच्छे से कर रहे हैं। हम्म। हम्म। और बस यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सब बच्चों से, क्योंकि हमारे लास्ट सेशन में 3 बच्चे बोले थे, तो उनको मुझे लगता है कहीं न कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ है, राइट? हम्म। जैसे अभय था, देन मेरा ही बेटा था, देवर्ष था, तो दे वर हम्म। लाइक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। हम्म। और मैं हम्म। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ बच्चों को। बस इतना जी ही बोलना है ना? बिल्कुल ठीक है। देखो इसमें चलो पहले दीपक से इनपुट ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं कंक्लूड करूंगा। और भी किसी बच्चे ने बोलना हो तो बोल सकते हैं, फिर इसको कंक्लूड करेंगे। जी दीपक बेटा।
जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। हम थोड़ा सा हाड़ी रानी के जीवन को थोड़ा प्रकाश डालना चाहते हैं। हाँ बताओ। हाँ जी, ये बोलिए जो बोलिए। महारानी में 15वीं शताब्दी के समय की बात थी, 1563 के आसपास। उस समय हमारे देश में औरंगजेब का रूल था। तो हाड़ी रानी जो थी ये रूपनगढ़ की राजकुमारी थी, जिनके पिता राजा मान सिंह थे। उस समय इन्होंने कोई चित्र बेचने वाली थी, तो उन्होंने उसे औरंगजेब का चित्र खरीदा था। तो उन्होंने उस चित्र पे उन्होंने बोला कि चित्रकार बोला कि हिंदुस्तान के बादशाह हैं। तो उन्होंने उसके चित्र को फाड़ के फेंक दिया, बोल दे कि हम औरंगजेब को हिंदुस्तान का बादशाह नहीं मानते। तो उन्होंने जाके ऐसे औरंगजेब को बोल दिया उस चित्र बेचने वाले ने। तो औरंगजेब ने इधर संदेश भेजा था पत्र के माध्यम से कि हम तुम्हारी राजकुमारी से आके विवाह करेंगे इस दिन आके। तो मेवाड़ को उस समय शासक थे राजा राज सिंह चौहान। तो उन्होंने उसमें घोषणा कर रखी अगर यदि कोई विदेशी आक्रांता मुगल खान किसी के भी साथ अगर इस प्रकार जबरदस्ती करे तो मेवाड़ से सहायता कोई भी ले सकता है, कोई वो नहीं है। तो और जो रूपनगढ़ था वो छोटा एरिया था, उनकी सेना भी नहीं पावरफुल नहीं थी। तो राजकुमारी राजा राज सिंह को पत्र लिखती हैं, उनसे सहायता मांगते हैं। तो राजा राज सिंह तैयार हो जाते हैं उनकी सहायता के लिए। राजा राज सिंह कहते हैं कि जिस दिन औरंगजेब आएगा उसी दिन उससे पहले आके हम तुमसे विवाह कर लेंगे। तो जब राजा राज सिंह अपने सेनापति को बोलते हैं कि युद्ध के लिए तैयार रहना, तो जब उनके सेनापति होते हैं ये मेवाड़ के सलम्बर के जो सामंत होते हैं राणा रतन सिंह चुंडावत, उनसे बोलते हैं कि आपको अपने सेना को लेके वहां पे अजमेर जगह, अजमेर की घाटी की कुशनगढ़, उस घाटी से पार उनकी सेना को आने नहीं देना है। तो उनका विवाह भी उसी दिन हुआ था। उनको जाना सही नहीं लगा कि उनकी अभी शादी हुई है कि वो अभी नहीं जा सकते। बट उनकी जो पत्नी होती है हाड़ी रानी, वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कभी जो दादा पुरखे थे चूंडा, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो स्वयं मेवाड़ के शासक नहीं बनेंगे। उनके जो भाई हैं उनके भाई के छोटे भाई हैं, उनके भतीजे मेवाड़ पे शासन करेंगे, हम मेवाड़ के सामंत बन के रहेंगे। तब उनको प्रतिज्ञा दिलाते कि यदि आप ऐसे करोगे तो आपकी जो वंशज होंगे वो धिक्कारेंगे मुझ पे कि एक स्त्री मोह में राजा ने हमारे पूर्वजों का मान नीचा कर दिया, वो युद्ध में ले गए। तो जब राजा अपनी पत्नी की बातों को सुन के जाते हैं युद्ध में, तो आधे जब वो युद्ध में पहुंच जाते तो आधे रास्ते में वो अपने सेनापति को भेजते हैं वापस महल, और बोलते हैं कि रानी से उनकी कोई निशानी लेकर आओ ताकि हमको उनकी कमी महसूस ना हो कि हम उनसे अलग हैं। तो जब रानी को लगता है कि उनके प्रति प्रेम के मोह में उनसे, तो जब वो अपना एक पत्र लिखते हैं और अपना शीश काट के दे देते हैं, फिर कि बोले इसको राजा को दे देना। तब उनके शीश का श्रृंगार करके उनको ले जाया जाता है सोने की थाली में। जब राजा को दिया तो राजा जब शीश को देखता है तो उसको बहुत ज्यादा ही सदमे में पहुंच जाते हैं। तो जब वो उनके शीश को अपनी गर्दन बांध के जब युद्ध लड़ते हैं, तो वहां पे वो युद्ध तो विजय कर लेते हैं, पर राजा अपनी रानी के गम में स्वयं के खंजर मार के अपनी भी वहीं पे हत्या कर लेते हैं। तो यहीं पे दिखाते हैं कि अपने देश के लिए यानी हाड़ी रानी ने अपने परंपरा सम्मान को बचाने के लिए अपने प्राण के बलिदान यूं दे दिया। उन्होंने अपने प्राणों से ज्यादा अपने देश के लिए ज्यादा कुर्बानी दी। बिल्कुल बात ठीक है जी, बहुत अच्छा आपने और थोड़ा सा उसको एलोबरेट किया। और ऐसे ही और भी कोई स्टूडेंट किसी टॉपिक को और एलोबरेट कर सकते हैं अच्छा, तो उसको रिपीट कर सकते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में भी रिपीट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एक मिनट, इसको क्या बोलना है, बोलो क्या बोलना है, बता दो माँ। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। तो जय श्री राम बोलो पहले तो सभी को। जय श्री राम वीर, जय श्री राम। हाँ जय श्री राम बेटा। हाँ इसको वो आता है ना, इसको अंग्रेजी वाला आता था ना, वो थोड़ा सा बताएगा मुझे क्योंकि आता है, वो कह रहा है मैं ना राम कथा सुनाना चाहता हूँ। हाँ बेटा राम कथा सुनाओ, मुझे सुननी सुना भी दो थी। सबको, सुनाओ हाँ जल्दी से, स्टार्ट करो, जोर से बोलो। जय श्री राम बोलो बेटा। बोलो। आप सभी को मेरे लिए जय श्री राम। मैं आपको कथा सुनाने जय श्री राम। हाँ ठीक बेटा। है। राजा राम राजा राम राजा राम, सीता उनकी पत्नी थी, प्यारी प्यारी
पढ़नी थी। लक्ष्मण छोटा भैया था, प्यारा प्यारा भैया था। माता ने वनवास दे दिया, राजा का सब राज ले लिया। तीनों मिलकर चलते थे, जंगल जंगल रहते थे। रावण साधु वेश बना, सीता को ले गए उठा। हनुमान ने पूछ घुमाई, जाकर सारी लंका जलाई। रावण को फिर मारे राम, सीता को गोद लाए राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत जय अच्छे, सिया राम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और इन्होंने और बहुत भी कुछ अच्छे, बोलना? ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो, मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा आज के सेशन को कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक तो अपने बच्चों तक और इसको मुहिम को और थोड़ा सा फैलाएं, बाकी बच्चों को भी आप इनवाइट करें, उनको जोड़ें। अपने जो आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, उनसे वार्तालाप करें, बातचीत करें, मुझे नंबर दे सकते हैं, मैं डायरेक्टली उनको जोड़ सकता हूँ, ठीक है। और या पहले उनको रैंडमली क्लास में लेके आना है बिना जोड़े, तो आप ऐसे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप लोगों को टॉपिक दिए जाते हैं, आप उनको और अच्छे से तैयार करें, एक जानकारी जुटाएं, गूगल से करें या किसी अपने पेरेंट से बात करके ले सकते हैं। लेकिन जब आप होमवर्क करेंगे, जानकारी जुटाएंगे, तो चीजें निकल के भी आएंगी। और अच्छा है कि आप लोग इस मुहिम को चलाते रहें। और हमारा ध्येय ऐसा है कि आप लोग एक समाज के लिए एक सशक्त, बेसिकली एक समाज का हिस्सा बने, अपनी पीढ़ी के हिसाब से और आने वाले समय के हिसाब से। एक समाज के लिए आप एक बेसिकली मार्गदर्शक बने, खुद के भी मार्गदर्शक बने, अपनी फैमिली के मार्गदर्शक बने, और उसके बाद समाज के भी मार्गदर्शक बने, जिससे कि समाज को हम सही दिशा निर्देश देने में सक्षम हो, कामयाब हो समय के हिसाब से। तो सबसे पहले अपने आप पे, अपने परिवार पे और खुद की डेवलपमेंट पे काम करें। खुद के अपने उस पे काम करेंगे जिससे आपकी खुद की पर्सनैलिटी, खुद का आत्मविश्वास आपका जगे, आपकी हिचकिचाहट दूर हो। और आप जिस एजुकेशन स्तर में हैं, चाहे आप 6th क्लास में हैं, चाहे आप 7th में हैं, 10th में हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन में हैं, लेकिन हर स्टेज पे आपको अपने डेवलपमेंट की जरूरत होती है। क्योंकि जब तक आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, तो आपको कल को जब अपने प्रोफेशन में आप जाएंगे, तो आपकी डेवलपमेंट 6th क्लास से 6th क्लास के हिसाब से होनी चाहिए, 10th क्लास में है तो 10th क्लास के हिसाब से होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में है तो उसके हिसाब से होनी चाहिए। जिस भी आप स्टैंडर्ड में हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से उस चीज के लिए आपको हेल्प मिलेगी जी। बाकी इस चीज को आप अपने बाकी फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा स्प्रेड करें, फैलाएं, और बाकी काफी अच्छा लगता है। और मैं चाहूंगा तोमर साहब भी जुड़े हुए हैं, वो भी थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट अपना एक थोड़ा सा इस चीज के बारे में बताएं कि हमने जिस तरह से थोड़ा सा इस मुहिम को चेंज किया है बच्चों के उसको, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, या क्या और बच्चों को सुझाव देना चाहेंगे? जी सर। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम योगेश जी, जय श्री राम। आपने मौका दिया बोलने का जी। बाकी तो मुहिम आपने जो छेड़ी है, और हम सबका जो उद्देश्य है बच्चों को कि एजुकेशन के साथ साथ जो उनमें हेजिटेशन होती है उसको दूर किया जाए, और राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति को कैसे जागृत किया जाए बच्चों के अंदर, जिसका आजकल क्या है कि जैसे माता पिता भी हैं, उनमें बड़ा अभाव है कि बच्चों को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के लिए प्रेरित करें। करेक्ट। तो उस अभाव को कैसे दूर किया जाए, और बच्चे राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति कैसे उनके दिलों में जो उत्तेजना है उसको जगाई जाए जी। और यहाँ पे ये भी हम ध्यान रखते हैं कि भाई उनको केवल यही नहीं कि भाई केवल इन्हीं चीजों में बच्चों को लगा के रखें, क्योंकि उनका एजुकेशन भी है, उनका एजुकेशन स्तर भी बढ़ाना है, और साथ साथ ये दोनों चीजें भी चलनी चाहिए। तो इसीलिए जो आपका मैं धन्यवाद करूंगा कि जो टॉपिक लेकर आए हैं अपने महापुरुषों के, तो बच्चों को मैं यही कहूंगा केवल उनको उनकी कहानी ना पढ़े, बल्कि उनके द्वारा दिए गए जो उनके कार्य हैं उनसे मार्गदर्शन लेके
और उनके जितने भी जिस तरह के उन्होंने कार्य किए, चाहे धर्म के लिए किए हैं, चाहे राष्ट्र के लिए किए हैं, और साथ साथ आप देखो उन्होंने किस तरह से उस टाइम की आर्थिक स्थिति के हिसाब से, अर्थशास्त्र के हिसाब से, और ये बेसिकली आर्किटेक्चर के हिसाब से कितने अच्छे कार्य किए हैं। कहने को तो आज साइंस और आर्किटेक्चर बहुत ऊपर है, लेकिन तब के अगर हम किले देखें या महल देखें, आज भी आर्किटेक्चर उनके बराबर तो छोड़ो 50% भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो हमें इस चीज पे भी ध्यान रखना है कि उस टाइम का जो विज्ञान है। दूसरा, जैसे बात होती है सोलंकी साहब की, जैसे पहले का जो चीजें थी अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई हैं, चाहे वो विज्ञान को लेके हो, चाहे आयुर्वेद को लेके हो। तो आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ऐसे बंदों को, जो सम्मानित आचार्य जी हैं, उनको लाया जाए जो विज्ञान के प्रति बच्चों को ना, और इसके प्रति उनको थोड़ा सा कैसे हम जागरूक कर सके, ताकि हमारे बच्चे जो औरों से थोड़े अलग हों। सही बात। कि आज के टाइम में क्या है, सभी को पता है कि थोड़ा सा मार्गदर्शन का बहुत अभाव है कि फ्यूचर में जाके कैसा करना है। बच्चे मैक्सिमम क्या है, बर्डन पे रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरी आपकी एक दिन बात भी हुई थी कि जो आजकल ना सब मार्क के पीछे भाग रहे हैं, माता पिता ज्यादातर। उसमें शायद कुछ दिन पहले तक, 2-3 साल पहले तक मैं भी उसी श्रेणी में था, और बच्चे भी थोड़ा सा उसी पे है, किसके मार्क कम आ गए, किसके ज्यादा आ गए। तो मार्क पे ना भागे, मतलब परसेंटेज पे ना जाए, जो बेसिक्स है वो सारे के सारे बेसिक पे ध्यान दिया जाए। अगर बेसिक हमारे स्ट्रोंग हो गए तो फिर बच्चे कहीं भी मात नहीं खा पाएंगे। क्योंकि आज का जो सेनेरियो है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली जिस तरह की है, तो बच्चे बेसिक नहीं सीख पाते, रट्टू तोते ज्यादा हो जा रहे हैं। तो थोड़ा सा वो एक मैंने रट्टू तोता बताया, आप बच्चे समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि हम बेसिक पे ध्यान करें, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें। सपोज करो कि फॉर एग्जांपल हम कि एक कोई भी न्यूमेरिकल है किसी भी तरीके का, अगर हम उसको रटेंगे तो अगला क्वेश्चन या जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है होता वही है, लेकिन कान को इधर से ना पकड़ के यूं उल्टा पकड़वा लेते हैं वो। तो अगर बेसिक हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर लैंग्वेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ सकती है, तो हमें रटना नहीं पड़ेगा। करेक्ट। इस तरह का भी कार्य हो। और आगे मैं प्रयत्न एक और कर रहा हूँ कि काउंसलर, मैं देख पा रहा हूँ कि काउंसलर अगर मेरे को मिल गए अच्छे, तो मैं कल भी एक जगह बात करी थी कि जो काउंसलर आ गए तो वो काउंसलिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करें, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान है। लेकिन इसलिए बच्चों कहते हैं कि हम इसी अभाव में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाते रहे, ताकि हम काउंसलर भी लेके आए तो बच्चों को वो काउंसलिंग करके और बता सके कि ये बच्चा इस फील्ड में ज्यादा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो बाकी तो मैं इतना ही कहूंगा, लेकिन हाँ कि जैसे एक अच्छी मुहिम आपने चलाई है कि जो अपने महापुरुष है उनका इतिहास, लेकिन बच्चों को एक चीज ध्यान देनी हो कि उनसे उनके आदर्शों पे चले। और आदर्शों पे ये नहीं है कि भाई आदर्शों पे हमने केवल भक्ति करनी है, राष्ट्र के लिए भी बच्चे क्या करेंगे, लेकिन हाँ उन्होंने किन परिस्थितियों में और कैसे कार्य किए हैं वो हमें उनसे शिक्षा लेके आगे बढ़ना चाहिए। आज तो परिस्थिति बहुत अनुकूल है, तब तो प्रतिकूल थी बिल्कुल ही। तो ये सब चीजें देखने की और आगे बढ़ने की जरूरत है हमेशा जी। लेकिन हाँ बच्चों को एक बात जरूर कहूंगा मैं, जैसे आपने भी कहा है कि झूठ का जो झूठ शब्द है ना, झूठ बोलना और बुलवाना, झूठ का सहारा लेना, ये बिल्कुल बंद कर दे। इससे नकारात्मक सोच बढ़ती है, और नकारात्मक सोच जहां आ जाती है वहां पे ना तो माँ बाप का और ना ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं मिलता है। परिस्थिति कोई भी हो, हमेशा सच बोले, सच के साथ चले, तो उससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, जो हमें एजुकेशन में भी और हर कार्य में हमारा साथ देती है। बिल्कुल ठीक है जी सोलंकी जी, थैंक यू जी, थैंक यू सर। और थोड़ी सी मैं तोमर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा। 2 चीजें मुझे हिट की हैं इनकी।
कि एक तो हमें बच्चों को ना बिल्कुल एक उस लेवल पे फ्रीज करने की जरूरत नहीं है कि भाई बच्चों के मार्क ठीक हों, बच्चों की परसेंटेज ठीक आए। इस मुहिम से थोड़ा सा हटके सोचें, खासकर पेरेंट्स, और बच्चों के ऊपर इस चीज का प्रेशर ना बनाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रेशर ना बनाए तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको प्रेरित नहीं करना है, ठीक है, पढ़ाई है उनको, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनको सक्षम भी बनाइए और उनको प्रैक्टिकल होने की सोचिए। तो एक तो उस लेवल के प्रेशर को बैलेंस करना है कि इतना प्रेशराइज ना हो जाए बच्चे के जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन या किसी और चीज में बच्चे ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा आजकल बहुत हो रहा है। उस चीज पे हम अलग से सेशन लेंगे बाकी बच्चों की कभी किसी उस प्रणाली को लेके भी। लेकिन एक तो इस चीज को हल्का सा टच करें कि हल्का सा वो बैलेंस बना के रखें। दूसरा बोला है कि जो बच्चों के बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे हम किसी बिल्डिंग को जब डिजाइन करते हैं ना, या कोई हमने प्लांट बनाना हो, तो पहले हम उसका कंसेप्ट डिजाइन करते हैं कि कितने फ्लोर रहेंगे, कितना बड़ा वो रहेगा, कंसेप्ट रहेगा, कहाँ कमरा रहेगा, कहाँ स्टोर रहेगा, कहाँ पे चीजें रहेंगी। पहले हम एक कंसेप्ट माइंड में बनाते हैं, कंसेप्ट लेआउट बनाते हैं, जिसको कहते हैं बेसिक कंसेप्ट, कि बेसिक कंसेप्ट या बेसिक फंडामेंटल क्या होगा। फिर उसके बाद होती है उसकी डिटेलिंग, मतलब सॉरी उसकी मतलब इंजीनियरिंग डिजाइन होती है, मतलब बेसिक के ऊपर एक मोटा मोटी इंजीनियरिंग डिजाइन होती है। फिर उसके ऊपर होती है डिटेल इंजीनियरिंग, मतलब डिटेल इंजीनियरिंग बोले तो उसमें सब कुछ आ गया। तो ऐसे ही एक बच्चे का प्रोफाइल बनता है कि जब हमारे यदि बेसिक्स हिले हुए होंगे, यदि हमारा बेसिक ठीक नहीं होगा ना, तो हमारी डिटेल इंजीनियरिंग या हमारे मार्क्स या हमारे को परसेंटेज आना कोई मायने नहीं रखता। यदि हमारे कंसेप्ट ही जो फंडामेंटल है, जिस पे बिल्डिंग बननी है, जिस कंसेप्ट पे, जिस धरातल पे हमने डिजाइन करना है अपने प्रोफाइल को या बिल्डिंग को, दोनों ही एग्जाम्पल को आप इसको मर्ज करिए, तो फिर हमारी डिटेलिंग चाहे कितनी ही बढ़िया हो वो फेल हो जाएगा। कंसेप्ट के बिहाफ पे चीजें चलती हैं। तो प्रोफाइल को भी कंसेप्ट के बिहाफ पे फ्रीज करें और बच्चों के भी कंसेप्ट क्लियर हों, बच्चे भी उस चीज पर ध्यान दें, और पेरेंट्स को भी ये एनालाइज करने की जरूरत है कि हमारे बच्चे के कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, और कंसेप्चुअली वो एनालाइज भी करें, इवेल्युएट भी करें, और स्कूल तक भी अप्रोच करने की जरूरत पड़ती है तो अप्रोच करें ना। यदि पेरेंट्स को स्कूल तक भी अप्रोच करने की जरूरत पड़ती है बच्चों को, तो ये पेरेंट्स का राइट्स है, क्योंकि आप यदि स्कूल में एडमिशन किसी ने करा दिया तो ये जरूरी नहीं है कि बस भूल गए उसके बाद आपका काम खत्म हो गया, आप पैसे दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, बात खत्म हो जाती है। यदि स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, तो यू नीड टू अप्रोच टाइम टू टाइम ऑन द स्कूल ऑन द सेम टाइम। तो चीजों को इवेल्युएट भी करें और उनको प्रैक्टिकल होने तक का, मतलब उनको प्रैक्टिकलिटी में लेके आए बच्चों के साथ में। जी सर। सर थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहता था। कई बार सोचा भी था कि किस दिन बच्चों से, और खास कर जो हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, माताएं हैं जो उनके बच्चों की, एक आजकल एक चीज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो ग्रामीण एरिया है या ग्रामीण एरिया से जो शहर में आ गए हैं, तो एक चीज का मेरे को अभाव दिखता है मैक्सिमम, कि हम जो बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं कर पाते, उसका अभाव दिखता है उच्च शिक्षा का। अब उसमें चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, जैसे मैं अब आज देखता हूं कि जैसे सोचो प्राइवेट सेक्टर ही है, अब प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग, आज एक इंजीनियरिंग लाइन होगी, बहुत बड़ी लाइन हो गई है, और एक मेडिकल लाइन हो गई है, ये भी काफी बड़ी लाइन है। तो जैसे दो प्लेटफॉर्म जैसे हमारे यहाँ, हालांकि सबको पता होंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से है, एक तो जेई की परीक्षा होती है और एक नीट की परीक्षाएं होती है। तो अगर हम बच्चों को थोड़ा सा देखें कि 8th क्लास से या 7, 6 से ही हम उनको बताने लगे थोड़ा थोड़ा सा, हालांकि 6 क्लास बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये 2 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, और भी कई प्लेटफॉर्म है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मतलब इंजीनियरिंग लाइन में जाना है कि टॉप की लाइन में जाना है, तो हम जेई के माध्यम से जा सकते हैं। तो हम उस पर अभी बच्चों का फोकस कराते रहे तो उनके एक माइंड सेट हो जाएगा, हाँ यार मैंने जेई क्रैक करनी है। दूसरा मेडिकल में जाना है तो भाई हमने नीट क्रैक करनी है। तो थोड़ा सा मैं ये नहीं कर रहा सभी बच्चे जेई या नीट में चले जाएंगे, लेकिन ये उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा है कि कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, तो जो गवर्नमेंट जॉब में है भाई सबको ही पता है, तो मैं उनसे यही निवेदन है कि उनको नीचे के स्तर पे किसी बच्चों को बताए ना, उनको IAS PCS से नीचे कहीं ना,
कि बेटा तेरे को ISPCS करना है। सपोज करो कि एक किसी बहन ने या किसी मेरे भाई ने अपने बेटे को या बिटिया को बोला कि तेरे को ISPCS ही बनना है, ISPCS UPS इन्हीं के लिए तैयारी करनी है। तो अगर वो उस तरह की तैयारी कर रहे होंगे या उनका कॉन्सेप्ट या माइंडसेट उस तरह का होगा, तो मैं ये मानता हूं कि जो ISPCS UPS की तैयारी कर रहा है वो सब इंस्पेक्टर तो निकाल ही लेगा। और अगर हम बच्चों को सब इंस्पेक्टर कहेंगे तो फिर वो कांस्टेबल से ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। करेक्ट। तो क्यों ना हम बच्चों को हमेशा ऊपर स्तर पे लेके चले और जो एजुकेशन का माध्यम है टॉप क्लास का लेके चले और रोजगार के माध्यम पे हमेशा टॉप क्लास के रखें, तो हम मीडियम क्लास में आ जाएंगे। हम मीडियम क्लास के रहते तो वो लोएस्ट क्लास में चला जाता मामला। तो हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देखने की चीजें हैं। करेक्ट करेक्ट जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आपकी इस मुहिम पे हम और डिटेल में भी बात करेंगे। हाँ, दीपाली मैम कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद पांड्या मैम। जी यस, मतलब मैं मैम के बारे में बताना चाह रही थी। मैम आर्ट ऑफ लिविंग से है और आज मैंने उनको इनविटेशन भेजा था हमारे लिए। करेक्ट। और मैम ज्वाइन कर पाई हैं, तो मैम आपको मैं वेलकम करती हूँ। और जैसे मैम ने बहुत सारे बच्चों को उत्कर्ष, हाँ मैम ने, मतलब मेरा बेटा ही है तो उसको उत्कर्ष योगा करवाया था मैम ने। अच्छा। और मैम ने बहुत सारे बच्चों को ऐसे ट्रेन किया है योगा के लिए। और हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बस मैम आप प्लीज आप बोलिए। थैंक यू वेरी मच दीपाली जी। और जय श्री राम। जय श्री राम सर तो मेरे को जानते ही, आई विल स्पीक एवरी टाइम सर। आई डोंट से, अभी मैं हिंदी बोल, देखो मेरे को भी अंग्रेजी से बिल्कुल नफरत है, मगर क्या है, हमारे माँ बाप इतने जागरूक नहीं थे जो आज हमें। तभी का जो जमाना था ना वो बहुत अलग था। मैं तो बोलती हूँ नहीं, हमारी मातृभाषा में पहले तो पढ़ाई होनी चाहिए। करेक्ट। वाई लिंग्विस्टिक वाले हैं ना, सब भाषा सीख सकते। अंग्रेज लोगों को देखो जल्दी कोई भाषा आएगी नहीं। हाँ, दूसरी, अच्छा सर ने बोला, आई एग्री विथ हिम कि उच्च स्तर पर ये बच्चों को पहले से ले जाए। नहीं, बच्चों को पढ़ाई के साथ उनमें स्किल भी डेवलप करो, क्योंकि खाली डॉक्टर इंजीनियर इंस्पेक्टर IAS वही क्रैक करने से दैट इज नॉट लाइफ। देखो आज अगेन आई वोंट ब्रिंग दैट सनातन, देखो आज अच्छे स्किल वाले हमारे लोग है ही नहीं। आज देखो सब हम ये रिजर्वेशन और ये जॉब लाके है ना, जो हमारे अच्छे स्किल लेबर्स थे, जैसे कुम्हार थे, सुनार थे, वीवर थे, वो सब खलास हो गए। दर्जी थे, आज हमारे लोग है ही नहीं भाई। बार्बर इज नॉट अर्निंग, बार्बर भी बहुत अच्छा कमाता है सर। उनकी तो जो दुकानें होती है 5 स्टार होटल में होती है। हाँ, तो स्पेशल जिनको, उनको जिसमें इंटरेस्ट है, आप पहले तो माँ बाप का भी काम है और बच्चों का, उनको जिसमें पढ़ाई तो जरूरी है करना, ग्रेजुएशन तक तो करना ही है, बट फिर तुम्हारी डोंट थिंक एक जॉब भी तुम्हारा है। अरे धंधा भी करो, इंडस्ट्री तो ही डेवलप होगी ना। करेक्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट व्हाट मीन्स इंडस्ट्रियल, तुम्हारे में हुनर होगा तो तुम कुछ कर पाओगे। तो हुनर हमारा खलास होते जा रहा है। एंड सेकेंडली, आपको हमारी फैमिली, पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर आजकल सब। मगर तुम्हारे में हुनर होगा तो दुनिया में कोई भी जगह तुम कभी भूखे नहीं मरोगे। हाँ, करेक्ट। कहीं पर भी देखो आज फार्मर्स की दुनिया में कमी है। इंडियन फार्मर बन के जाते हैं कि कनाडा और अमेरिका में, और फिर वो करोड़ों रुपया लेके यहाँ आते। आज देखो, आई वोंट से बट आई एम स्टेइंग एट गांधीनगर। अभी यहाँ हमारे यहाँ है ना ये गारमेंट इंडस्ट्री है सर, आप नहीं मानोगे, सब बांग्लादेशी है, इंडियन है ही, क्योंकि उनके पास इतना हुनर है। तो पढ़ाई के साथ हुनर होना बिल्कुल जरूरी है। एंड सेकेंडली, रिलीजियस भी होना है, कंट्री के लिए प्रेम भी होना, और अपनी फैमिली, दिस इज प्रायोरिटी एंड देन अदर ऑल थिंग्स। करेक्ट। और कोई भी भाषा में आप पढ़ो, तुमको सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। करेक्ट। अभी इतिहास पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, गुजराती में पढ़ो, मराठी में पढ़ो, कोई, मगर यू शुड नो हु इज अकबर, हु इज हुमायूं, हु इज अबर राणा प्रताप, उनके बारे में मालूम होना चाहिए। है करेक्ट। हमको तो देखो, अभी तक हमारे जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर थे सब नॉन हिंदू थे, तो हमको सब गलत पढ़ाया है। अभी हमारे बच्चों को टाइम है कि हम उनको सही हमारा इतिहास पढ़ाए। वी हैव टू, देखो अभी हम पढ़ते तो हमको दुख होता, रहे हमारे दिमाग में ऐसा डाल दिया तो हमने अभी हमारे मगर अभी आने वाली पीढ़ियों को हम रियल व्हाट इज हिस्ट्री दे शुड नो। करेक्ट सर, यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू, एंड आई एम ऑलवेज देयर। बोलना तो बहुत है, कोई एंड नहीं है, मगर सबको चांस देना पड़ता है। करेक्ट। नहीं, नो इशू। और देन बहुत अच्छा लगा। और देखो, आपने एक चीज जरूर बोली कि
भाषा से ज्ञान का तुलना नहीं होती। भाषा भाषा ही रहती है, ज्ञान ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान किसी भी भाषा में लिया जा सकता है, बट उसकी जो तुलना है हम भाषा से नहीं कर सकते। बिल्कुल बात ठीक है, ये चीज बच्चों को भी अपनानी चाहिए। और आपने एक चीज बोली कि हमारी जो डेवलपमेंट है, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट इज डिपेंड अपॉन योर स्किल डेवलपमेंट। कि पढ़ाई के साथ कहते हैं ना कि पढ़ा तो सही लेकिन गुना नहीं है हमारा। उसमें यूपी में कहावत बोलते हैं ना कि पढ़ाई के साथ साथ उनका फर्वे नहीं हुआ, मतलब उन्होंने अपने आप को विस्तार नहीं किया, मतलब एक्सप्लोर नहीं किया, डेवलप नहीं किया। तो सर हमारे गुजराती में भी ऐसा ही कहावत है। हाँ, स्किल डेवलपमेंट और मतलब कह लीजिए सेल्फ डेवलपमेंट, तो उसके साथ में वो एक बैलेंसिंग होनी बहुत जरूरी है, उसको अनुपात में मैनेज करना बहुत जरूरी है। अरे सर, आई एम सॉरी टू से, एक स्वीपर भी अगर बेस्ट झाड़ू निकालता है तो इट इज नॉट बैड, इट इज गुड, ही टू बी सैल्यूटेड। कोई भी तुम्हारा हुनर खराब नहीं होता है। ये छोटा काम है और ये बड़ा काम है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है सर। कमाने वाला तो पत्थर तोड़ के भी कमा लेता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। एंड स्पेशली ये टाइम, ये जमाने में तो ज्यादा। सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी देखो सब बच्चे भी इसमें काफी अब धीरे धीरे थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। और पिछले एक सवा साल से हमारा ग्रुप चल रहा है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, सनातन वाले ग्रुप से पहले ये ग्रुप चला हुआ था मैम। इस ग्रुप की वजह से सनातन का ग्रुप बना है। तो ये मदर ग्रुप है और पहले ये ग्रुप बना था, इसमें क्लास स्टार्ट हुई थी। इस ग्रुप की इंस्पायरेशन की वजह से वो आज संस्था खड़ी हुई है, आप सब। और इसमें जितने भी बच्चे हैं ज्यादातर तो मेरी फैमिली के हैं, क्लोज्ड हैं, मेरी कजिन सिस्टर्स के हैं ज्यादातर। 8-7 कजिन सिस्टर ने, सिस्टर इतनी सारी हैं, 8-7 कजिन सिस्टर ने, सबके बच्चे हैं। तो सबके बच्चे कोई ग्रेजुएशन में है, मेरी 2 रियल सिस्टर हैं। और हमारा परिवार काफी बड़ा है, उन्हीं के बच्चों से स्टार्ट कर दिया मैंने। और आज बाकी भी लोग, सब लोग, आप लोग सर, चैरिटी बिगिंस एट होम ओनली। हाँ, तो पहले अपने जो खास बच्चे थे उन्हीं को थोड़ा सा पंप किया और उनको ही थोड़ा सा उन पे होमवर्क किया। और उनको बार बार फोन कर करके मैं फिर बुलाता हूँ, लाता हूँ। कोशिश यही है कि लेकिन वो मुहिम को हमने छोड़ा नहीं बेसिकली। और अच्छा चलता जा रहा है। बाकी आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिस तरह से आप जिस स्तर से करना चाहें। हमारे तोमर जी हैं जो बेसिकली बीएसएस में भी जुड़े हुए हैं, वो भी इस ग्रुप को कहीं ना कहीं लीड करते हैं, रविंदर तोमर जी। कुछ कहना भी चाह रहे हैं तोमर जी? जी सर। बेसिकली पहले तो मैं ध्यान नहीं दिया कि हमारी एक बहन जुड़ी हुई है, उनको जय श्री राम। और उनका अभी बहुत अच्छा बोला उन्होंने और उनका धन्यवाद है। और आप जैसे जितने भी विशुद्ध वाणी या विशुद्ध माइंड वाले भी हमें ऐसे व्यक्तित्व का धनी लोग जो है हमें चाहिए, बहन मेरी। बेसिकली इनकी एक बात मेरे को हर्ट कर गई है। वो मैं बेसिकली अपनी लैंग्वेज में बहुत लोगों को कहता हूँ कि नौकरी लेने वाले नहीं भाई, नौकरी देने वाले बनो। ये करेक्ट, वेरी करेक्ट सर। तो ये जरूरत बहुत है हमें कि नौकरी लेने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन नौकरी देने वाले बनेंगे तो हम ज्यादा बढ़ेंगे। दूसरा, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, फार्मिंग की। जबकि इस ग्रुप पे जितने बड़े लोग हैं मैक्सिमम सारे के सारे फार्मर, मतलब फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, वो जेनेटिक है। तो एक कहावत नहीं है, सच्चाई है कि जिसने अपने अनुवांशिक जो चीजें होती हैं, जेनेटिक जो चीजें होती है, वो छोड़ दे अगर, तो उसका पतन निश्चित है। जैसे वैसे समाज है जो चाहे दुकान करता हो चाहे फैक्ट्री लगाता हो, वो अपने बच्चों को ना सारे गुण सिखाता है, संडे को दुकान पे भी बुला लेता है, तो उससे वो सारे गुण सीख पाते हैं। और अगर जॉब भी नहीं लगती ना, वो दुकान को आगे बढ़ा देता है। आजकल मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी फार्मर का बच्चा हूँ और मेरा काफी गांव में आना जाना लगा रहता है। तो आज जो हमारे फार्मर हैं, जितने भी हम सब फार्मर हैं, वो अपने बच्चों को जो कृत्रिम उनका धंधा है, जो जेनेटिक है, अनुवांशिक जो खेती है उनका धंधा है, उसको वो आगे बढ़ाना या वो काम नहीं करवाते हैं उनसे। और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जॉब उनकी लगती नहीं है और धंधे का आदि, खेती का मतलब उनका आदि उनका शरीर बनाया नहीं है, तो वो फिर खेती कर नहीं पाते हैं और मजदूर पे निर्भर करते हैं। मजदूर आज है नहीं। और आने वाला टाइम, मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा कि आने वाला टाइम
फार्मिंग का है, अगले 20 साल बाद देखना जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज आती जा रही है और जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की बढ़ती जा रही है, आने वाला टाइम जिसके पास जमीन होगी, जिसके पास खेती होगी, वही राजा होगा। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। हमें सामाजिक चीजों को, सामाजिक डेमोग्राफी के साथ साथ में और बाकी भी बैलेंसिंग जो हमारे रोजगार हैं उनको बैलेंस करने की बहुत जरूरत है, और उसको अपने आने वाली पीढ़ी के साथ उनको जो स्किल है उनको इंसर्ट करने की जरूरत है कि हमारी बेस स्किल क्या है, हमारा बेस मापदंड क्या है एम्प्लॉयमेंट का। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। काफी आज मतलब लोगों से और काफी बच्चों से काफी सारी चीजें डिस्कस हुई और सीखने को भी मिला, और समय भी हो चुका है, 1 घंटा हो गया है, वैसे हमारा 1 घंटे तक का ही रहता है, और अच्छा है। बाकी और बच्चे इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाएं, और मेरे से बाकी जो बच्चों ने सेशन प्लान करने हैं वो भी डिस्कस हो गया है। अगले वीक तक के भी सेशन ऑलमोस्ट बुक हो गए हैं, किस किस बच्चे ने बोलना है। और ठीक है, 2 से 3 बच्चे हम एटलीस्ट एक सेशन में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, और अच्छा है। बाकी ठीक है, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।